नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका गौड़ और आज हमारे साथ है श्री विनोद कुमार मीना जी सर। नमस्कार प्रियंका मैडम। ये शिक्षक हैं, ये एक अच्छे गाइड हैं। आज हम इनसे इनके अनुभवों के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। तो सर, क्या आप अपने परिचय के साथ हमें अपने अनुभवों के साथ साझा करना चाहेंगे? जरूर मैडम। जी। सबसे पहले आपने बता ही दिया कि मैं शिक्षक हूँ, वो विनोद कुमार, और मैं पिछले 15 साल से टीचिंग में हूँ। और इस दौरान मैंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए काम किया है, और एट प्रेजेंट भी मैं राजस्थान में ही काम कर रहा हूँ। प्रीवियसली मैंने 15 साल में राजस्थान के अलावा भारत के बहुत हिस्सों में अलग अलग टाइम पे अपनी पोस्टिंग निकाली है, जिसमें आसाम है, हैदराबाद है, दिल्ली है, और रिसेंटली अब मैं राजस्थान में हूँ। तो इस तरह से अपनी टीचिंग जॉब में मैंने काफ़ी ट्रैवल कर लिया है और एक भारत के लगभग बहुत बड़े हिस्से को टच किया। तो ये एक अच्छा अनुभव भी रहा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के बच्चों का अलग अलग कल्चर था, अलग अलग उनका टेम्परामेंट था। तो एक टीचिंग में अच्छा एक वैरायटी मुझे मिली। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे आसाम से फ़ोन आते हैं, दिल्ली से फ़ोन आते हैं। जी जी जी, ज़रूर। सर, आप अनुभवों में आपने बताया आपके बहुत अनुभव हैं, तो सर अनुभव में क्या ऐसा भी रहा है कि बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं, या फिर बतौर शिक्षक कुछ बुरे अनुभव भी आपको कभी महसूस करने पड़े? मैडम, अनुभव तो अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। जी। अच्छे अनुभव तो हैं ही, अच्छे हम अनुभव के सर साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बुरे अनुभव को तो हम जल्दी से जल्दी भुला भी देना चाहते हैं। हम दोनों तरीके के अनुभव जानना चाहेंगे सर। अच्छे अनुभव मेरे लिए अच्छे और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छे। तो यही है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट जिनको मैंने अपने अंडर में टीचिंग दी और जो गाइडेंस मैंने उनको दी, तो सभी बच्चे लगभग सेटल हैं। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा टीचिंग सब्जेक्ट भी साइंस का है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे कहीं आगे जाके सेलेक्ट होते हैं और वो मुझे बताते हैं फ़ोन करके कि सर अब मैं इस जगह वर्क कर रहा हूँ और इस तरह का मेरा वर्क कल्चर है और आपकी गाइडेंस की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। जी जी, तो ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। कह सकते हैं कि और आपका पढ़ाना सार्थक हुआ, आपका शिक्षक होना हाँ, सार्थक हुआ। ये तभी सार्थक होता है जब हमारे बच्चे सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। सर, आप शिक्षक के रूप में अपने आप को कैसे देखते हैं? अब शिक्षक के रूप में जो शिक्षक की डेफिनेशन है वो तो शिक्षा देना ही होती है। लेकिन आज की डेट में शिक्षक केवल शिक्षा देने का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम शिक्षा के साथ अब गाइडेंस भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। जी सर। और बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो उनकी अपनी एक समस्या का एक अलग जोन होता है। उनकी एक एज ग्रुप होती है। अब हमारी एज ग्रुप और उनकी एज में तो काफ़ी डिफरेंस काफ़ी होता है। अंतर होता है सर। लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है हर दिन हर मोमेंट में हमको भी सीखने को मिलता है। जी। तो एक टीचर भी एक स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करता है। हाँ हम सर। उनके लेवल पर ही जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, कहा जाता है कि सर अच्छा शिक्षक वो है जो सिखाने के साथ साथ सीखे भी, बच्चों से भी बच्चों सीखे। से भी हम सीखते हैं। जी सर। सर, आपकी पोस्टिंग मेजर कहाँ कहाँ रही है, मतलब कहाँ लगभग मैंने कहाँ? 5 साल आसाम में काम किया है स्टार्टिंग में। आसाम में। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी 3 साल काम किया है विलेज एरिया में। और उसके अलावा हैदराबाद, दिल्ली में भी कुछ समय के लिए रहा हूँ मैं। जी और जी लास्ट 7 ईयर से मैं राजस्थान में हूँ। जी। अनुभव में सर आप कुछ अच्छे अनुभव हमारे साथ बांटना चाहेंगे? अच्छे अनुभव तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे बच्चे सक्सेस को अचीव करते हैं, वो हमको सबसे अच्छा लगता है कि हमारी गाइडेंस या हमारा जो योगदान था उनकी लाइफ में वो मतलब सफल रहे एक तरह से हम लोग। और वो जब हमें बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो हमारे लिए आगे का एक नेक्स्ट लेवल बनता है कि हम अभी जो बच्चे जो हमारे साथ टच में हैं उनको भी उन्हीं का एग्जांपल देते हैं कि अगर ऐसा आप कंटिन्यू करें, जैसा मतलब अब ये तो पेरेंट्स और टीचर सबका एक रोल होता है कि भी बच्चे को सक्सेसफुल ही देखना चाहते हैं। तो लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है कि जब हम किसी को एग्जांपल के लिए हमारे ही किसी पढ़ाए हुए बच्चे का एग्जांपल देते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमारे देते लिए भी हैं। एक प्राउड फीलिंग होती है कि हम लोगों ने जो काम किया वो अब इस्टेब्लिश हो गया और वो एक वर्ड बन गया है कि वो एग्जांपल में वो हमें भी अब जब टीचर्स डे पे जब वो मैसेज करते हैं तो एक अच्छा फीलिंग आती है। जी जी जी, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सर, कुछ बुरे असामान्य अनुभव भी कभी बतौर शिक्षक आपको देखने पड़े आपकी अलग अलग असामान्य जगह? तो ये तो देखो लाइफ का पार्ट ही होता है। और जब बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, एक बड़ी टीम होती है बच्चों की, स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चे होते हैं, सभी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चलते हैं। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जो अनप्लीजेंट होते हैं, जिसपे हमें ऐसा लगता है कि मतलब वो नहीं अप्रोप्रिएट नहीं है होने चाहिए बिहेवियर के थे। साथ या बच्चों के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो भी हमारे लिए लर्निंग ही होता है कि एक्चुअली में उसमें हमारा क्या रोल था कि मतलब किस वजह से सिचुएशन ऐसी हुई कि बच्चों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं, उसको भी हम गुड एक्सपीरियंस में ही कंसिडर कर लेते हैं हमारे लिए। सीखने के पर्पज से। हाँ, जी। सीखने के लिए और सिखाने के लिए, सीखने के लिए सीखने के लिए और सिखाने के कि लिए अगली बार आप। अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो
हम उसे डील कर डील पाए, करेंगे और हम कैसे समझ करेंगे, सके या और तो समझ। ऐसा होना कि हम ऐसी प्रॉब्लम आने ही ना दें। जी जी जी, ज़रूर। सर एक सवाल कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैडम देखो, टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो एक यूनिक होता है। अब एज ए टीचर चूँकि हम लोग इस प्रोफेशन में डील करते हैं तो हमारे लिए उसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप लोगों को जैसे मेरे को बताना पड़े तो हम उनके पेरेंट्स के नेक्स्ट टू पेरेंट ही हैं। मतलब नेक्स्ट टू उनके लिए पेरेंट। वेल विशर हम ही हैं। हमारा उनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, वो आगे बढ़े, तो हम लोग बगैर किसी उससे रिटर्न के हम लोग उसको गाइड करना चाहते हैं, हम उसको मोटिवेट करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स जो मदर फादर है, उसके बाद मैं तो यही देखता हूँ कि मदर फादर के बाद नेक्स्ट अगर कोई टीचर किसी बच्चे की ज़िंदगी में है तो वो उसके लिए वेल विशर ही होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के बाद अपने टीचर्स की ही ज़्यादा बात करते हैं। नहीं, इवन हम लोगों की लाइफ में हमने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे माँ बाप की भी बात नहीं मानते, लेकिन अगर टीचर वो किसी काम के टीचर्स लिए की कह देता बात है तो वो मानते बच्चा हैं। करता है। इवन वो घर पे भी अगर कभी टीचर को हम फ़ोन, मतलब पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं ना कि सर आप इनको कहें कि ये थोड़ा सा ऐसा करें, हाँ, तो हमारी बात वो एक बार में मान लेते मानते हैं। हैं, मानते हैं। रोल मॉडल टाइप कुछ रोल मॉडल बनाते हैं बच्चे अपने बनाते अपने हैं। हिसाब से, जो उनको टीचर अच्छे लगते हैं वो उनको फॉलो भी करते हैं। हाँ, जो बात माता पिता की नहीं मानी वो टीचर्स की मान लेते, अपने गुरुओं की मान लेते हैं, नहीं, जो रोल सारी मॉडल। बातें वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। वो जो हाँ, टीचर के साथ कंफर्टेबल जोन होता है ना, वो माता पिता के साथ नहीं होता। इसीलिए शायद सर कहा भी जाता है कि बच्चों को, टीचर्स को उनके माता पिता के साथ और माता पिता को टीचर्स के साथ, बच्चों के टीचर्स के साथ थोड़ा सा सामंजस्य रखना चाहिए, बातचीत करने में, मिलने में, घर बुलाने में, उसकी पेरेंटिंग मीटिंग इसीलिए होती है। ज़रूर, ये मतलब मोटिव तो यही रहता है कि पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेशन उनके बीच में रहता है तो ओवरऑल ग्रोथ सभी चाहते हैं बच्चे की। पेरेंट्स का भी वही टारगेट है, जी जी। टीचर का भी वही टारगेट है, लेकिन ये है कि दोनों की थिंकिंग एक जैसी हो और जो वो चाह रहे हैं वो अचीव हो जाए। बच्चे का डेवलपमेंट मेन सेंटर में होता है इनके लिए। सर पुराने समय में, जो प्राचीन समय में हम कहें कि हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा रही है, तो उस गुरु शिष्य परंपरा और आज के टीचर स्टूडेंट की जो परंपरा चल रही है उसमें कुछ मेजर अंतर है, कुछ बदलाव? उसमें काफ़ी अंतर है। पहले गुरुकुल में बच्चे टीचर्स के साथ ही रहते भी थे, मतलब आश्रम वगैरह में बच्चे रहते थे, जी। वहीं एजुकेशन अपनी पूरी करते थे, एक लाइफ का बड़ा पीरियड किसी गुरु के साथ ही निकालते थे। अब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंज आ गया, जो आज की नीड भी है। अब एजुकेशन सिस्टम में टीचर सिर्फ एक एजुकेशन, मतलब जिसको हम लोग एजुकेशन दें, जिसमें मतलब डिग्री के लिए जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र करने वाला एक पर्सन रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट रहता है लाइफ में, पर्सनल भी वो काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर से ही बच्चे सीखते भी हैं। जी, तो एक हार्ड वर्किंग टीचर होगा तो उनके स्टूडेंट भी हार्ड वर्किंग होंगे। तो बिल्कुल टीचर बिल्कुल। अगर वर्क करते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप यूनिक होता है, यूनिक, ओके सर। चाहे वो पुराने ज़माने का हो चाहे भी हो, लेकिन वो है यूनिक। सर आजकल के बच्चों में काफ़ी समस्याएं हैं, तो आजकल के स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं वो क्या बता सकते हैं कि किस तरीके की समस्याएं वो फेस कर रहे हैं अभी? आजकल की जो समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं आजकल सर का। वो अभी तो ये कहीं। ट्रांजिशन पीरियड ही चल रहा है, क्योंकि एक पुराने पैटर्न से नए पैटर्न पे जा रहे हैं बिल्कुल लगातार। कुछ पिछले कुछ टाइम से एजुकेशन पॉलिसीज़ भी बदल रही हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो मतलब सबसे मेन जो समस्या बच्चों की है वो अग्रेशन है। क्योंकि आजकल बच्चे मतलब बहुत जल्दी अग्रेसिव होने की वजह से ना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन ऐसा देते हैं जिसकी वजह से वो पेरेंट्स और टीचर सभी के लिए वो अनकम्फर्टेबल। अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी और मीडिया और ये सब बच्चे जिनके साथ जुड़े हैं, सोशल नेटवर्किंग, उससे उनको पता नहीं वो उसको किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन उनमें और भी प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है जो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव प्रॉपर्टी अग्रेशन भी आ रहा है। वो सहन नहीं कर पाते, कोई उनको डांटे तो उनको ईगो प्रॉब्लम होती है और प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, अपनी बिल्कुल, पर्सनैलिटी को लेके कुछ ज़्यादा पर्सनालिटी को लेकर, अनसिक्योर हो गए हैं। बिल्कुल तो ये सब बिल्कुल। चीज़ें अब अफेक्ट तो करती हैं लाइफ को, और इसका रिफ्लेक्शन स्कूल में और घर पे दोनों जगह देखने को मिलता है। सर एक चीज़ और, कि जो बच्चे हैं उनमें किस किस तरीके की समस्याएं होती है? क्या आप टीनेजर्स वाले जो बच्चे होते हैं, गर्ल एंड बॉय दोनों, क्या आप उनके साथ भी डील करते हैं? बेसिकली हमारा डीलिंग वही है, क्लास 6 to 12 के बच्चे हम डील करते हैं। और ये एक बड़ा मतलब एज ग्रुप है जिसमें काफ़ी चेंजेस फिजिकली और मेंटली दोनों वो फेस कर रहे होते हैं। और इस वक्त उनको इन्फॉर्मेशन के सोर्स पहले तो जैसे पेरेंट्स घर के थ्रू और टीचर स्कूल के थ्रू देते थे, लेकिन अभी
इंटरनेट के थ्रू भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, जो कि फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। और जो एज ग्रुप उनका है, जिस एज ग्रुप में वो एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी एज के अलावा अदर सोर्स से इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं जो उनकी एज के लिए नहीं है, तो वो कह उनको मिसलीड भी करती है। कह अब सकते हैं कि जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर करियर ऑप्शंस के लिए बच्चे को बोला जाए, तो अभी गूगल पे सर्च करने से बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब ये क्लास 12th या 11th के बच्चे अगर अपना स्ट्रीम के हिसाब से आगे जाते हैं तो उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर क्लास 7th के बच्चे को अगर बोल दें कि आप करियर चार्ट बनाओ, तो वो उनके लिए अननेसेसरी स्ट्रेस होता है। उनको नहीं पता कि उनको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, लेकिन वो एक अननेसेसरी बर्डन समय से पहले उन पे आ गया। जी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं जो बच्चों को साइकोलॉजिकल थोड़ा सा डिप्रेशन में डालती हैं। सर और फिर गूगल सोशल मीडिया के थ्रू वो जो कुछ भी जानते हैं, तो सर आई थिंक कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं क्रिएट कन्फ्यूजन होता ज़्यादा होंगे। है। वो एक जो पहले वाले बच्चों के साथ सीधी राह माता पिता देते थे, रिश्तेदार नहीं, या दोनों फिर ही साइड है। टीचर्स। देखो, अब इन्फॉर्मेशन के सोर्स ज़्यादा हैं तो जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन उनको और ज़्यादा अच्छी प्रॉपर मिलती है। कई बार हम जैसे हमारे टाइम पे उतनी इन्फॉर्मेशन के सोर्स नहीं थे, तो हो सकता है कि कई ऐसे कोर्सेज जो हम लोग करना या कर सकते थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे कोर्स होते थे। होते हैं। तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है कि बच्चे अब इन्फॉर्मेशन ले भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नुकसानदायक हो जाती है। तो बस वो वाला पार्ट है कि बच्चों को इधर भी एक फ़िल्टर की ज़रूरत है। अति उनको कोई ज्ञान कोई गाइड हानिकारक करने के होता लिए या तो है। टीचर, पेरेंट, कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए जो उनको गाइड करे कि ये इतना काफ़ी है आपकी एज के लिए। जी सर। सर स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं, इसमें इनमें उम्र के मुताबिक तो हम अंतर अंतर देखते ही हैं, लेकिन और एज अ टीचर आप देखते हैं, आप गाइड करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों में क्या बड़ा अंतर हो सकता है सोच स्कूल के और साथ? कॉलेज के बच्चों में जो बेसिकली डिफरेंस आता है वो उनका एज का तो है ही, लेकिन स्कूलिंग में हम लोग एक फिक्स टाइम टेबल, फिक्स यूनिफॉर्म, फिक्स पैटर्न पे असेंबली, फिर उसके बाद क्लासेस, ये सब फॉलो करते हैं। जैसे ही बच्चा कॉलेज में जाता है तो इन सब पैटर्न से वो अलग उठ जाता है। वहाँ ना बिल्कुल। असेंबली होती है, ना रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से, उनके एक लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर के बीच में गैप आता है। फ्रीडम ज़्यादा होती है, डिसिप्लिन को लेके उतना कोई उनको लेके नहीं घूम रहा है। स्कूल में तो एक टीचर होता है, तो मतलब स्कूल में बच्चे या तो क्लासरूम में होंगे या गेम के लिए ग्राउंड पे होंगे, अदरवाइज भी किधर भी होंगे तो कोई ना कोई उनको टोकने वाला है। कॉलेज में इतना थोड़ा फ्रीडम होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम की वजह से वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। स्कूल थोड़ा सा बेसिकली एक डिसिप्लिन मैनर में चलने वाली इंस्टीट्यूट होती है, जहाँ पे बच्चों पे हर वक्त कोई ना कोई निगाह होती है। सर अगर हम बात करें बालकों के किशोर अवस्था पे, टीनेजर्स में जब वो आते हैं तब मेंटली फिजिकली बहुत चेंजेस होते हैं, तो सर आपके सामने केसेस आए हैं, या और आए हैं तो सर आपने कैसे उनको डील किया है कुछ? देखो, एडोलसेंस एजुकेशन तो अब एक्चुअली में अपना सिलेबस का भी पार्ट है। बच्चों को भी हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 के सिलेबस में इसको अब सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने डाल दिया है, तो बच्चे भी उसको एजुकेशन के साथ ही ले रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम वो फील करते थे, लेकिन उनकी एजुकेशन लेक की वजह से या उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से वो शायद उसको मतलब समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब एजुकेशन का पार्ट है तो वो उसको थ्योरेटिकली भी देखते हैं, पढ़ते हैं। अब हमारा एज ए टीचर रोल है, क्योंकि हम भी एजुकेटर हैं, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ ग्रुप में ट्रेंड किया जाता है एडोलसेंस एजुकेशन और उनकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो हर स्कूल में क्लब भी बनाते हैं आजकल। नॉर्मली हमारे स्कूल में एक एनईपी क्लब बना दिया गया है, तो अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए स्पेशल टीचर ट्रेंड होते हैं। तो मैं भी अपनी स्कूल का इस पार्ट का एक मेंबर हूँ, मैंने भी ट्रेनिंग ली है। तो बेसिकली हम लोग अलग अलग वर्कशॉप करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, पोस्टर मेकिंग है, छोटा छोटा एक एक्टिंग का, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू बच्चों में बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, ये सब डेवलप की जाए। बालकों में तनाव बहुत है सर आजकल, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तनाव ज़्यादा है, तनाव को कम करने का काम हम भी करते हैं। तनाव का कारण जो है पहले वो पता चले, तो तनाव का कारण बेसिकली आप रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग चल रही है। पेरेंट्स को कैसे भी करके बच्चे को 90% मार्क्स के साथ ही देखना है, वो बच्चे के लिए नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं वो उनकी रेपुटेशन का पार्ट बनता है। तो हो सकता है कि बच्चों को मार्क्स का एक प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से आए, स्कूल में टीचर्स का भी अपना एक प्रेशर रहता है कि आप परफॉर्मेंस अप रखें। तो प्रेशर एजुकेशन का तो है ही, फिर करियर ऑप्शंस के भी हैं। इनके अलावा सर और कोई तनाव जो कक्षा से बाहर, बाकी जो तनाव है वो उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। विद्यालय से बाहर के परिवेश में उनको मिले, बाहर उसके के जो बारे में? पीयर प्रेशर तो हमेशा होता है, आसपास के जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी वजह से प्रेशर आता है। एक दूसरे को कॉपी करने की टेंडेंसी होती है। जैसे अभी रिसेंटली बीटीएस नाम का एक बैंड चल रहा है, बीटीएस तो कोरियन बैंड। वो उसको फील करते हैं कि अगर ये देख रहा है तो मेरा भी इसका शौक होना चाहिए, भले ही हमें समझ में ना आए। तो वो पीयर प्रेशर की वजह से उसको फॉलो कर रहे हैं। बीटीएस की फुल फॉर्म नहीं पता, किस कंट्री से ओरिजिन है, बेसिक नॉलेज नहीं होने के बावजूद वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये
प्रेशर अननेसेसरी उन्होंने ले लिया है। मतलब यहाँ पे वो कंपैरिजन करना चाहें अपना तो अपने एजुकेशन को लेके भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट को भी ले सकते हैं, जी लेकिन चॉइस बदल गई है। सर, यहाँ पे कहा जा सकता है कि हम बुरे बच्चे और हम भी मानव स्वभाव है, बुरे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, अच्छे की तरफ थोड़ा धीरे बुरी या फिर आदतें न। बहुत जल्दी सीखता है कोई भी इंसान। जी हालांकि ये म्यूजिक सुनना कोई बुरी आदत नहीं है, आदतें कभी बुरी नहीं होती जब तक वो लत नहीं बन लत जाती। ना बने, अति ना हो। सर मैं हम प्राचीन समय के बालक कह लीजिए कि इस सोशल मीडिया के आने से पहले के बच्चे और सोशल मीडिया के बाद के बच्चे जो अभी टीनेजर्स में चल रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ सीमित तरीका बताएं। सोशल मीडिया के आने से पहले के बच्चे तो हम खुद ही हैं, क्योंकि जी हम लोग सर, जब स्टूडेंट थे तब सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल और अब जिन बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं वो पूरी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। इवन इस कोरोना की वजह से तो इतना सोशल मीडिया का इंटरेक्शन हो गया है, क्योंकि अब क्लास वर्क, होमवर्क ये सब हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू ही शेयर करते हैं। बिल्कुल इवन गूगल मीट के थ्रू क्लासें लिए हैं, तो बच्चे अब सोशल मीडिया पे पूरी तरह से डिपेंड है और अब उसको हटा भी नहीं सकते। ये हटा हमारे नहीं एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो गया है। ऑफिशियल ग्रुप बन गए हैं, क्लास वाइज, टीचर वाइज, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बने हैं। तो ये अब आज की नीड है, तो उनको इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ही है। तो ये कंपैरिजन तो नहीं है, ये तो ग्रोथ ही मान लेते हैं। लेकिन ये है कि इसका नेगेटिव यूज़ जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट वही है। जैसे अब बच्चे ज़्यादातर जो हैं मोबाइल पे ज़्यादा टाइम रहने की वजह से आई साइट वीक होना, कंसंट्रेशन का अब कम हो गया लोगों का, बुक रीडिंग ख़त्म हो गया, रीडिंग कैपेसिटी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, लोग लिखना छोड़ दिए हैं। तो आंसर्स जब वो लिखते हैं तो अब हमें फील होता है कि हम जब कॉपियाँ चेक करते हैं, आंसर शीट जो चेक करते हैं, उसमें उनका कंटेंट उतना नहीं है जितना वो जानते हैं, क्योंकि वो लिखना नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है जी कि इसी सिस्टम में आगे चल के हो सकता है कि अब एग्ज़ाम सिस्टम इंटरेक्टिव हो जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो प्रीफर करते हैं। गूगल फॉर्म के ऊपर एग्जाम लेना उनके लिए फेवरेट पार्ट है कि आप सर ये प्री बोर्ड वगैरह जो एग्जाम है ना, ये जो आप कॉपी देते हैं इनको हटा के आप गूगल फॉर्म दे दें, गूगल फॉर्म तो दे हमारे दें, लिए वो ठीक हम रहता है। सिर्फ टच कर करके तो ही ये पास थोड़ा हो सा जाएं। नेगेटिव पार्ट है। सर इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत छोटी सी 4 लाइनें थी, मैं सुनाना चाहूँगी कि शिक्षक कहते हैं कि लिखो, स्टूडेंट फ़ोन लेके टाइप करने लगते हैं, टीचर फिर से चिल्ला के थोड़ा आवेश में आके कहा कि लिखो, उसके हाथ कांपने लगते हैं। कहने का मतलब कि लिखना ही भूल गए, इस सोशल मीडिया में टाइपिंग करने की वजह से, टच की वजह से लिखना ही भूल गए। सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिखना भूल गए हैं और लिखने की आदत बिल्कुल कम हो गई है। सर आपने भी एक बात बताई, बुक रीडिंग। तो सर बुक रीडिंग करना और एक सोशल मीडिया पे कंटेंट पढ़ना, उसमें कुछ मूलभूत चीज़ें, बातें, भाव अलग अलग हैं कुछ? थोड़ा भाव अलग है। ई कैसे? कंटेंट अवेलेबल होता है, ई बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक ब्राइटनेस स्क्रीन की जो है वो डिस्टर्ब करती है। एक बुक के साथ रियलिस्टिक जो रीडिंग होती है ना, वो लर्निंग में ज़्यादा होती है। ई बुक पे चूँकि हम लोग एक सिस्टम पे होते हैं और उस सिस्टम की ब्राइटनेस, स्क्रीन, उसका जो अपीयरेंस है, उसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस है, वो हर बच्चे का अलग है। और उस पर बाई चांस वो इंटरेक्टिव इस तरह का मीडियम है जिस पे और नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार। एक कंटेंट के साथ जब आप डेप्थ में जाने लगते हैं, इतने में को नोटिफिकेशन आ गया, आपने रीडिंग छोड़ दिया, उस पर टिक कर दिया, बिल्कुल। तो कंटिन्यूटी खत्म होती है। बुक के साथ थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा लगता है कि बुक के साथ रीडिंग करना बेटर है। हाँ, बुक अपनी जैसी लगती है और हम उसको अपने हिसाब से बैठ के पढ़ते बाकी हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ई बुक अच्छी हैं। आगे अभी मतलब गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है बच्चों की बुक का जो बैग जो है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशू आते हैं, उसको कम करने के लिए ज़्यादातर बच्चों को ई बुक्स टैबलेट की फॉर्म में प्रोवाइड कराने का प्लान चल रहा है। ई बुक ये पायलट टैबलेट की प्रोजेक्ट भी है फॉर्म में, स्कूल में। ये तो नया तो होता चल। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं वो ई बुक की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, एक टैबलेट बैग में होगा केवल। पूरा जो बैग है वो बहुत हल्का होने वाला और है। तो बहुत ऐसा हल्का कुछ होने कुछ वाला क्लासेस के अंदर स्टार्ट किया। हमारे स्कूल में क्लास 8 के बच्चों को दिया इस साल। हालांकि उसके रिजल्ट्स के ऊपर अभी एनालिसिस आना बाकी है, है। लेकिन ये है कि शुरुआत है। शुरुआत है, धीरे धीरे पता लगेगा और कि इतना। ज़्यादातर क्लासरूम अब ई क्लासरूम में कन्वर्ट हो रहे ई हैं, क्लासरूम तो में। बुक्स वगैरह भी मतलब ई कंटेंट की फॉर्म में अवेलेबल हैं। हम लोगों को भी इंटरेक्टिव आईपैड दिए गए हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हम लोगों को अब ब्लैक बोर्ड पर जाके लिखना नहीं पड़ता, हम अपनी टैबलेट पे पेंसिल से लिखते हैं, वो स्क्रीन पे आता है। तो हम क्लासरूम में घूमते हुए टीचिंग कर सकते हैं। इवन क्लास के लास्ट बच्चे के पास खड़े होकर लिखते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड पे वो। ब्लैक बोर्ड पे दिख तो जाता ये है। अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ है। टेक्नोलॉजी के सकारात्मक पक्ष के रूप में जान सकते हैं हम इन्हें, नकारात्मक आपने बताए हैं, हाँ, मेंटल। लेकिन हमें सकारात्मक पक्ष को ही आगे लेके सकारात्मक, चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक राइटिंग वाला आपने बताया कि लोग बच्चे बच्चे लिखना भूल गए, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
बच्चे लिखना भूल नहीं गए हैं, लेकिन उनकी हैबिट में कम हो गया हैबिट में है। कम तो हो वो गया। हैबिट में इसलिए कम हो गया क्योंकि कंटेंट अब अवेलेबल ज़्यादा है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स शेयर करना या होमवर्क शेयर करना, ये टेंडेंसी टीचर्स और बच्चों के आपस की भी रही है। तो हम लोग तो अपनी स्कूल या अपने आसपास के सराउंडिंग में प्रैक्टिस कराते हैं कि भी क्लास वर्क होमवर्क जो है कॉपी में ही करना चाहिए, कॉपी में कि ही कम करना से कम बच्चा 1-2 पेज डेली लिखे, ये उसकी टेंडेंसी रहनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए ताकि वर्ड कैपेसिटी आए, उसकी वोक्यूलरी बने, डिक्शनरी के साथ वो इंटरेक्ट करे। नहीं तो वो अब गूगल पे जब हम लोग मोबाइल पे अब लोग टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं तो स्पेलिंग हमें एरर नहीं आता क्योंकि वो मोबाइल अपने आप ठीक कर देता है। तो बच्चे अब जब पेपर पे लिखते हैं तो स्पेलिंग नहीं लिख पाते सही, स्पेलिंग नहीं लिख तो ये पाते। प्रैक्टिस तो कम हुई है। सर एक आपके समय, मेरे समय में इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, हम जब लिखते थे तो हमारी लेखनी सुधारने के लिए हमें लेख दिए जाते थे, 10-10 पन्ने, 12-12 पन्ने हमें लिखने होते थे। आजकल आई थिंक वो कंसेप्ट भी खत्म हो गया कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन पेपर पैटर्न तो वैसे ही होंगे, लेकिन अब चूंकि वो सब्जेक्ट एरिया अलग है, लेकिन बेसिकली लिखने की प्रैक्टिस का तो पार्ट है ही, लेकिन अब बच्चों की वो हैबिट कम हो गई पिछले 2 हैबिट साल से। काफ़ी कम हो गई, तो बहुत अब बोरिंग, बहुत हार्ड वर्क जैसा ये लगता है उनके उनको लिए बड़ा है। लिखना। सब बालकों में अटेंशन वाली चीज़ें भी मुझे काफ़ी नज़र आई, जो कभी इस बच्चे से मिलते हैं, स्कूलों के आसपास से गुजरते हैं किसी काम से के सिलसिले में, तो अटेंशन वाली चीज़ें समझ में आती है। सर वो अटेंशन और बालकों के बीच की जो टाइमिंग होती है, जो भाव होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए सर। ये अटेंशन सीकर अटेंशन तो वाली बीमारी क्या है बच्चों में? अटेंशन सीकर तो सभी हैं, सभी को अटेंशन चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल। ये है कि अटेंशन का जो पॉइंट है वो सबका अलग अलग है। सबका अलग हर अलग। बच्चा चाहता है, वो देखो हर बच्चे की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर सेटिस्फाइड भी होता है। अपनी जो भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो हेयर स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है, वो उसकी अपनी यूनिक होती है और उसको फील होता है कि ये मेरी यूनिक स्टाइल है, और यही उसकी अटेंशन का पार्ट भी है। अब स्कूल के अंदर समस्या ये है कि हम लोग स्कूल में एक यूनिफॉर्म के साथ होते हैं, तो वहाँ पर ये एक वेरिएशन नहीं होता, तो सभी एक जैसी यूनिफॉर्म में होते थे। वहाँ पे वेरिएशन नहीं है, उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है और अपनी पर्सनल जो भी उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज जिनको यूज़ करता है, तब जाके कंपैरिजन आता है और फिर वहाँ पे वो अटेंशन चाहते हैं। बाइक चलाना, बाइक के अंदर स्टंट करना, स्कूल के कैंपस के बाहर साइकिलिंग करना, ये सब अटेंशन के काम हैं जो करते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। कुछ जगह हम उनको प्रमोट करते हैं, कुछ जगह उनको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन कुछ लोग इसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी बेसिक जो एक लाइन है एजुकेशन की, स्टडी की, उस पर नहीं रहते, तो फिर वो एक प्रॉब्लम का पार्ट बनता है। हाँ, अटेंशन का थोड़ा उनकी मेन पढ़ाई पे तो परेशानी होती है, मतलब। और अभी क्या साइकोलॉजिकल चेंज बहुत है बच्चों में। अब हम बच्चों को पढ़ाते वक्त बड़ा हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्लासरूम इंटरेक्शन इस तरह का ना हो कि किसी के ऊपर पॉइंट आउट ही हो जाए बात, तो उसको हर्ट करती है। बच्चों को अब ये बातें हर्ट करती हैं कि सर नाम लेके ना बोला जाए, या मतलब आप स्पेशली नाम लेके ही ना ऐसा कोई क्वेश्चन पूछें जिसकी वजह से उसका आंसर ना देने की वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस हो। नाम लेके ना बोला जाए, क्योंकि सीधे उसको लगती है कि हाँ मेरे लिए ही स्पेशली हाँ, बोला उनको जा ऐसा रहा ना है। फील हो कि टारगेट बेस्ड क्वेश्चन आ गया और मुझे से पूछा जाएगा बार बार, तो उनको थोड़ा फ्रीडम हमें देना पड़ता है। अब ये आप क्लासरूम इंटरेक्शन के अंदर आता है, आपको भी एक सामंजस्य बिठाना होता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बार बार माहौल को हल्का करना पड़ता हल्का है। करना पड़ता हमारे है। सब्जेक्ट भी ऐसे ही हैं, तो सब्जेक्ट की जो इंटेंसिटी है, मतलब एक सब्जेक्ट का जो सीरियसनेस है, उसकी वजह से क्लासरूम को बिल्कुल लाइट रखना और फिर सभी को उसमें कनेक्ट रखना एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए काफ़ी, मतलब एज ए टीचर हमने भी जब स्टार्टिंग की थी तो उस वक्त हम भी कॉलेज से निकल के जस्ट बीएड करके बाद हम भी टीचर लगे थे, तो वो हमारे लिए भी एरिया था। जी। लेकिन अब तो 15-16 साल हो गए, अब हमें थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन हम भी अभी भी कंटिन्यू हर साल हर बैच के साथ नया एक्सपीरियंस होता है। नया एक्सपीरियंस होता है नए बच्चों के साथ, बिल्कुल। सर पहले भी होता था ये कि पहले के जो बच्चे कह लें कि अभी के टाइम के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहने वाले हैं, तो अभी के बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम कि सर नाम लेके ना बोलो, उनको बुरा लग जाएगा, पहले भी थे या अभी हम ये ज़्यादा देख समस्या तो सकते हैं? हमेशा की रही है, लेकिन चूंकि अब वो कह सकते हैं कि इस वक्त ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि ये ना बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया। एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया। तो चूंकि वो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सबका अपना इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक या व्हाट्सअप या जो भी वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सबने अपनी प्रोफाइल बना रखी है और एक इमेजिनरी लाइफ वो जीते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम अपने आप में फिट हैं और आइडियल हैं, और अब इसको डिस्टर्ब कोई ना करे, तो कोई उंगली पॉइंट आउट ना करे, तो बिल्कुल। हम
सही हैं, तो उनको अपनी गलतियां बताना उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक लगता है। प्रॉब्लमेटिक चाहे वो पॉइंट पेरेंट्स के आउट साथ करना भी है, पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को यही कहते हैं कि भी आप अपना टाइम कम करो, तो वो शायद उनको बुरा लगता है। बुरा लगता है। सर एक बहुत हल्का सवाल लेकिन संजीदा है, काफ़ी संवेदनशील है। आजकल के बच्चों में विशेष रूप से जो टीनेजर्स हैं, लड़के और लड़कियां, क्रश नाम की बीमारी बहुत चल रही है उसके बारे में टीनेजर्स बताइए, की आपके प्रॉब्लम तो अनुभव हैं सर काफ़ी वहाँ पे, स्कूल में आप देखते हैं तो वहाँ के। टीनेजर्स की तो अपनी एक प्रॉब्लम है, ये एक एज की और उनकी जो ग्रोथ एज है ना, उसकी प्रॉब्लम ही है। तो इसको मोरल स्टोरी सुनाना, आइडियल स्टेटमेंट देना, ये सब हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है। लेकिन थोड़ा इधर पेरेंट्स का भी रोल होता है, क्योंकि हम लोग, जैसे हम लोगों को नहीं पता होता बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल। अब स्कूल के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तो फिर उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले बच्चों की बैकग्राउंड, उनकी क्या स्थिति रही है पिछले समय, तो वो सब देखना पड़ता है ये प्रॉब्लम। इसको कितना सही और कितना गलत, क्या हम ठहरा सकते हैं कि इतना इनको तो चल सही सकता या है? गलत तो नहीं, क्योंकि बस ये है कि देखो किसी के लिए भी अट्रैक्शन होना कोई बुरी बात नहीं बुरी है। बात नहीं है, हम लोग, ये सामान्य बात है उम्र के लेकिन हिसाब ये है से। कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसको नेगेटिव, उसको बिल्कुल। नेगेटिव तरीके से ना लिया जाए, उसमें एक पॉजिटिव साइड भी हो। फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप की तरह देखा जाए, रिलेशनशिप का नाम देके क्यों ख़राब करना उस चीज़ क्यों को। खराब करना? ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना पड़ता है कह कि सकते हैं कि एक सही दिशा दी जाए उन्हें, हाँ, ये उस ज़रूरी, रिश्ते ये की ज़रूरी है, सही दिशा दिखा दी जाए ये कि ज़रूरी। और इसके लिए देखो, हम लोग भी टीचर्स का, हमारे स्कूल के अंदर मान लीजिए अगर 400-500 स्टूडेंट हैं, तो लगभग 20 से 30 टीचर भी होंगे, और टीचर्स में भी मेल फीमेल होते हैं। जी। तो हम लोग अपने बिहेवियर से भी उनको ये शो करते हैं कि भी हम भी जेंट्स हैं और ये लेडीज़ हैं, तो हम भी बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में ज़रूरी नहीं कोई रिलेशन हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग भी एज ए स्टूडेंट रह सकते हैं, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। आप एक क्लास में बैठे तो आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इस जेंडर को ना मानते हुए आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन अब ये एक एज के साथ जुड़ी हुई समस्या है, तो जब जब समस्या आती है तब तब तो उसका समाधान। सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। इसमें पेरेंट्स के साथ भी जुड़ना पड़ता है, बच्चों को भी गाइडेंस और काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो विशेष रूप से आप इस वाले मुद्दे पे सेंसिटिव हैं, क्रश है, कोई पसंद आ गया, संभा और उम्र के साथ जो बदलाव हैं, उनमें आप विशेष रूप से बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किस देखो, तरीके ये से देखा जाए इस चीज़ को? ग्रोथ एज है, हार्मोनल चेंज होते हैं और उसकी वजह से उनकी मेंटलिटी में जो चेंजेस आते हैं, इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। तो एजुकेशन के पार्ट पे क्लास 6, 7, 8 के थ्रू ये बताना स्टार्ट हो जाता है आजकल कि आप में ये चेंज आने वाले हैं और आपको ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। अब इस चीज़ के बारे में हमें उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें उसको ऐसा नहीं शो करना कि ये प्रॉब्लम वाला पार्ट है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल है, तो उनको उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कोई अपराध कर दिया। सहज रखना है मतलब उस स्थिति के ऐसा साथ। नहीं उठा के पेरेंट को फ़ोन कर दिया, पेरेंट ने उसको नेगेटिव ले लिया, घर पे जाके कुछ ऐसा इशू हो गया और वो उसको इतना सेंसिटिव लेके कहीं उसका गलत अटैम्प्ट ले ले। इसको बहुत एक नेचुरल प्रोसेस की तरह लेके नेचुरली सॉल्व किया जा सकता है। तो पेरेंट के साथ बात करना भी ज़रूरी है। पेरेंट्स की भी खुद की, मतलब एक लेवल पे उनको भी लाना पड़ता है कि सर ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई लोग बात कर रहे हैं तो उसको बात तक इसको पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, तब तक जब तक कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। नेगेटिव ना हो, बिल्कुल सर। तो ये टीचर होने के नाते, पेरेंट, मतलब एक टीचर कम पेरेंट होने के नाते क्लास के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों के बीच में इस तरह का कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको नोटिस में लें। और जैसे अगर कोई गर्ल है तो उसको लेडीज़ टीचर के साथ काउंसलिंग करवाएं, जेंट्स है तो बच्चे बॉयज़ के साथ हम काउंसलिंग करते हैं। ये भी एक पार्ट पे आता है कि हम लोग किस तरह से उसको गाइड या काउंसलिंग करते हैं। जी सर। गलत तरीके से अगर उसको इंटरप्रेट कर दिया तो मिसलीड हो जाएगा बच्चा। मिसलीड हो जाएगा। तो हम लोग जो चाहते हैं वो हो सकता है हमारे सामने ना हो, बस इतना ही होगा कि वो हमारे सामने से हट जाएगा, लेकिन वो होता रहेगा। होता रहेगा तो वो। हमें उसकी अच्छाई बुराई दोनों बच्चों को बतानी है। तो हम तो पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि सर अगर ऐसी कोई इशू है तो हम लोग इसको बहुत साइलेंट मोड पे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसका इशू बनाना बिल्कुल। है, बाकी इशू बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ना सबकी अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, वो अफेक्ट होते हैं। तो ये एक सेंसिटिव पार्टी है और उसको सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए। हम लोग तो सभी टीचर्स को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत शांति से पहले खुद को समझना है और शांति से ही सॉल्व करना है। इसका कोई इशू नहीं बनना चाहिए, बच्चे को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेके जाना, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है आज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, विशेष रूप से टीनेजर्स के लिए। सर एक और सवाल कि क्या हम
विषय के आधार पे बालकों को ऐसे देख सकते हैं अलग अलग कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, बायोलॉजी का है, तो उसको हम अलग अलग देखना चाहिए या फिर बच्चे मतलब सब्जेक्ट वाइज हम किस तरीके से उनका आदतें, उनका व्यवहार, उनकी पढ़ाई, उनके ऊपर प्रेशर, ये सब चीज़ें कैसे देख सकते देखो क्लास 10 तक तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सभी बच्चे सेम होते हैं। क्लास 10th के बाद वो अपने करियर चॉइस ऑप्शंस, पेरेंट्स की जो भी उनकी एडवाइस होती है या उनका खुद का बच्चों का एम्बिशन होता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, बैंक में जाना है, या वो किसी और एरिया में जाना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन उनका होता है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना जो है वो उनको लेवल करना, ये गलत प्रैक्टिस है। तो वैसे तो नहीं होता, नॉर्मली टीचर्स नहीं करते ऐसा, बच्चों में आपस में कंपैरिजन मोड होता है, कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन इसका कोई अभी तक नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा हमने देखा नहीं। जी। अब सेक्शन वाइज देखते हैं तो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो नोटोरियस होते हैं स्कूल के अंदर, साइंस वालों को ऐसा मान लेते हैं कि सिंसियर होते हैं, लेकिन बहुत ऐसा है नहीं। सिंसियर है, बहुत सीधे हैं, बहुत लेकिन मेहनत करते हैं। सभी लोग सेम ही हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वही क्लास 10th के बच्चे ही आगे चल के आर्ट्स और साइंस में बैठे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे स्कूलों में या एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कॉमन ही पार्टिसिपेट करते हैं। सीसी एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ, एक्टिविटीज। सीसी एक्टिविटीज़ में जैसे जी। कोई कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, तो वो स्ट्रीम वाइज या सब्जेक्ट वाइज नहीं होते। तो वहाँ पे इनका एक लेवल पे लेके आना बहुत ज़रूरी है। फिर सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी नीड है, जी तो सिंसियरिटी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीड बेस आई जाती है। सर, क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, हम थोड़ा सा गहराई से जानना चाहेंगे। बच्चे हैं, आप हैं, आपके साथ हर वर्ष नए बच्चे आते हैं, तो उसमें आप अपने आप में क्या परिवर्तन करते हैं, आप क्या सीखते हैं, और विशेष रूप से क्लासरूम कम्युनिकेशन को किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है कि सब बच्चे आपके साथ और आप बच्चों के साथ जुड़ सकें? देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का की पॉइंट है। क्लास में एंटर होने के बाद अगले 40 मिनट तक मैं ही वहाँ पे एक एक्टिव मोड पे हूँ और मैं ही बोलता रहूँ और बच्चे सुनते रहें, ये एक गलत प्रैक्टिस है। मतलब अगर आप किसी क्लासरूम के बाहर से जा रहे हैं और टीचर के होने के बावजूद उसमें से आवाज़ आ रही है, तो नॉर्मल आदमी ऐसा सोच सकता है कि शायद ये टीचर क्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या इनके बीच में उतना डिसिप्लिन मैटर नहीं है। बिल्कुल। और एक ऐसी क्लास के सामने से जा रही है जिसमें टीचर अंदर है और बच्चे बिल्कुल साइलेंट हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये आइडियल टीचर है। लेकिन इसका ऑपोजिट साइड ये है कि जिस क्लास में टीचर है और बच्चे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके बीच का कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि सारे बच्चे अपने मन की बात कह पा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे आपको बाहर खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि वो शोर है, लेकिन अंदर एक हेल्दी हेल्दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है। और किसी ऐसी क्लास में जिसमें सारे बच्चे शांत बैठे हैं, टीचर भी अंदर है, ऐसा लगेगा कि हमें वन वे में वन वे डायरेक्शन। लेकिन कम्युनिकेशन। हो सकता है कि वो बोरिंग बच्चों को फील हो रहा है और सब बच्चे बस सुन रहे हैं, उनको ना समझ में आ रहा है, लेकिन उनको चूंकि अगला 40 मिनट का पीरियड निकालना है तो सब शांति से बैठे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्लासरूम कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है किसी भी टीचर के लिए। हर टीचर को अपनी क्लास में जैसे ही वो एंटर करते हैं बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो कम्युनिकेशन सेट करने के लिए खर्च होते हैं हमारे, और ये हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है। ये हम बच्चों को फील हुए बगैर एक, जैसे अब आमनी फिजिक्स की क्लास खत्म हुई और जस्ट केमिस्ट्री का टीचर अंदर आया, अब बच्चों को फिजिक्स के जोन से बाहर लेके आना है बिल्कुल। और केमिस्ट्री में उनको कनेक्ट करना है। ये बिल्कुल काम सर। अगले टीचर को करना है। तो वो अचानक आगे केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देगा तो बच्चे कनेक्ट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बंधे बंधे एक से दूसरे तो सेक्शन में पहले चले जाएंगे। 2 से 5 मिनट एक हेल्दी कम्युनिकेशन हेल्दी माहौल में लाइट करना ताकि होता है वो बच्चों को। एक जोन से बाहर आ जाएं और रेडी हो जाएं अगली लर्निंग के लिए, और फिर अगले 30-35 मिनट हमारे हैं। सर, क्या ऐसा भी होता है कि 5-7 मिनट अगर बच्चे चिल्ला रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन अच्छा रखने वाला, अच्छे कम्युनिकेशन के साथ पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, वो 5 मिनट उनको बोलने देते, वो चिल्लाने देते कि जितना चिल्लाना है देखो चिल्ला बच्चों लो। में तो एनर्जी है और उस एनर्जी को हमें यूज़ करना है सही यूज ढंग करना है बिल्कुल। से। तो अगर वो बोलना चाहते हैं तो बोलने दो। बोले हाँ कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट के 6 मिनट में हम पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चे ऐसे कई करते बार भी होता हैं। है, तो हम लोग भी जैसे क्लास में गए और हमारा ऐसा होता है कि आज ये टॉपिक होना है और बच्चे नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका मूड नहीं है, तो फिर हम वहीं पे ऑन द स्पॉट फ्लिप करते हैं। फिर हम उस टॉपिक को उस तरीके से ना लेके सेमिनार कर देते हैं, किसी एक बच्चे को बोलते हैं आप आइए आगे, और क्लासरूम डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन कन्वर्ट कर लेते हैं। वो ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से ऑन करना द है। स्पॉट, हाँ, ताकि टाइम भी अच्छे से उसमें बच्चों काम का लिया जा इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है बिल्कुल और उनकी बिल्कुल। एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी हो गया। जी सर, एक बड़ा सवाल, आप टीचर हैं और हमारे दर्शकगण होंगे मुख्य रूप से माता पिता, बच्चे और माता पिता।
माता पिता को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज की शिक्षा के साथ साथ? माता पिता जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा मैसेज यही रहता है कि अब आज के स्टेटस पे बच्चों को उनकी चॉइस का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, उनकी चॉइस के हिसाब से पढ़ने की आज़ादी देना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और बच्चों की अपनी कैपेसिटी होती है, उनके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं डालना। तो अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे की सुननी चाहिए। हम लोग साइंस फील्ड में हमारी जैसे स्ट्रीम में बच्चे आते हैं, लगभग 50% बच्चे चॉइस के साथ आते हैं और 50% बच्चे प्रेशर की वजह से आते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें चाहते हैं कि हम डॉक्टर या इंजीनियर या इस तरह का कोर्स करें। बिल्कुल। तो हमारा तो सबसे पहला पार्ट पेरेंट्स के साथ यही है कि बच्चे की काबिलियत को देखें, उसका इंटरेस्ट देखें और उसी के साथ उसको फ्रीडम दें पढ़ने के लिए, तो वो शायद बेटर करेगा बजाय किसी प्रेशर के। और उसको अब मतलब पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स ना रहें, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली रहें तो बच्चे, मतलब बच्चों के पेरेंट के बीच में इतना गैप ना हो कि वो ज़्यादा बच्चे गैप अपने ना हो। मन की बात ना कह पाएँ, या उनको कोई समस्या है तो उसको कहने का ही उनको डर लगे कि पता नहीं ये समस्या मैं कहूँगा तो इसका क्या रिएक्शन आएगा। तो पेरेंट्स को थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। और वैसे आजकल पेरेंट्स फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ जगह ट्रेडिशनल होता है तो ट्रेडिशनल वालों वहाँ बच्चों को थोड़ी समस्या हो जाती है, वो नहीं कह पाते। अब क्या है ना, टीचर एक केवल एजुकेशन देने का या पेरेंट्स केवल पेरेंटिंग के काम नहीं कर रहे, अब बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो जी सर। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना ही चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो। ये टीचर्स के साथ भी है और ये पेरेंट्स के साथ भी है। पेरेंट्स जितना फ्रेंडली रहेंगे, बच्चे अपनी मन की बात कह पाएंगे, दुविधाएं साझा कर पाएंगे। टीचर्स के साथ भी सेम ही है सर। एक नया कंसेप्ट चल रहा है कि नए जो टीचर्स हैं, आने वाले टाइम में जो टीचर्स बन रहे, जो तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिशों में हैं, उनको अब क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो एज अ टीचर बच्चों को डील करें जो पहली बार स्कूल में जाके पढ़ाने जाएंगे? देखिए, टीचर के लिए जैसा कि बोलते हैं कि टीचर बनाए नहीं जाते, टीचर तो होते हैं। होते हैं। तो टीचर होना ही चाहिए। जो टीचर ये टीचिंग करना चाहते हैं उनको मन से टीचर होना चाहिए। दिल उन से मन से, शिक्षक। हाँ, उनको पहले ही खुद को अंदर ये कॉन्फिडेंस और खुद के एक लेवल पे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ये मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इस काम को करने के लिए 100% डेडिकेटेड हूँ। क्योंकि करंट सिनेरियो में ऐसा ना कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और चॉइस कम है, तो सेफर साइड लोग बीएड करते हैं और सेफर साइड बीएड करने के बाद वो टीचर्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और आगे चल के वो टीचर बनते हैं। जी। तो कुछ टीचर चॉइस से बनते हैं, अपनी चॉइस होती है उनकी, तो वो बेटर कर पाते हैं। कुछ बेटर कर अंडर पाते हैं। प्रेशर या किसी वजह से डाइवर्ट होके टीचर बन जाते हैं। तो जैसे भी वो टीचर बन जाते हैं, टीचर बनने तक का जो भी उनका प्रोसेस है, लेकिन हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब कोई आप प्रोफेशन में आगे हैं तो उसका जो फंडामेंटल पार्ट है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। बच्चों के साथ कैसे डील करना है, इसको मतलब थ्योरी जो पढ़ते हैं बीएड वगैरह में, उसको थ्योरेटिकल पार्ट अलग है, उसको बिहेवियर का पार्ट बनाना है। बिहेवियर का। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, और अपना बच्चे के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, बच्चे को कैसे गाइडिंग करनी है, प्रॉपर गाइडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जी। और फिर सब्जेक्ट कंटेंट तो आपको देना ही है। तो एक टीचर को टीचर बने रहने के लिए एक स्टूडेंट भी बने रहना पड़ेगा, रेगुलर खुद को अपडेट करना है। एक लिमिटेड एजुकेशन के साथ आप लंबे समय तक टीचर नहीं रह सकते। हर साल, हर ईयर टू ईयर जो एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें ऐड होती हैं, तो हमें भी एक लर्नर की तरह सीखना ही है, सीखते हुए सिखाना है। सीखते हुए सिखाना है। जी जी। और सिखाते सिखाते खुद भी सीखना, ये एक टीचर का लाइफ का पार्ट होना चाहिए। सर, दिल से शिक्षक, दिल से शिक्षक होना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिल से शिक्षक वही है कि अपने टीचिंग को दिल से ले, मन से ले, ताकि वो आपके व्यवहार में भी दिखे कि उसको आप एक ड्यूटी की तरह नहीं परफॉर्म कर ड्यूटी रहे। की तरह नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह 6 या 7 घंटे का जो आपका टाइम पीरियड है उतने में आप टीचर हैं, उसके बाद आप टीचर नहीं हैं। टीचर नहीं है। टीचर टीचर होता है, आइडियल होता है। किसी भी सोसाइटी का सबसे आइडियल पार्ट टीचर ही है। अखबार में भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो अपराध की अलग अलग घटनाएं आती हैं, तो अगर कोई टीचर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो अखबार में हेडिंग में ही लिखते हैं कि ये कोई क्राइम हुआ, इसमें शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट, तो शिक्षक वर्ड आता है वहाँ पे। तो क्योंकि वो इतना शॉकिंग होता है कि एक टीचर क्राइम में कैसे आ गया। बिल्कुल, जो समाज को शिक्षक तो दिशा आइडियल है। निर्देश देते हैं वो ही समाज को कैसे दिशाहीन तो कर रहे हैं। शिक्षक से उम्मीदें बहुत हैं समाज को। बिल्कुल सर। तो शिक्षक को दिल से ही शिक्षक होना चाहिए, वो अपनी आइडियल बिहेवियर को फॉलो करे, दिल से शिक्षक ही बना रहे दिल हो। से शिक्षक बना रहे। अपने मन, वचन, कर्म तीनों से। करना चाहिए, आइडियल बन गए हैं तो आइडियल बिहेवियर करना चाहिए। तो शिक्षक केवल स्कूल बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, सोसाइटी का भी पार्ट है। तो उसको शिक्षक की जो मर्यादा होती है उसको फॉलो ही करना पड़ता है, करना भी चाहिए, और जी। करने में उसको कोई बोझ नहीं लगना चाहिए।
तो ही वो एक अच्छा शिक्षक अच्छा बने। शिक्षक बन सकते हैं। सर अंतिम रूप से अंतिम आप ही की बात कि आप कुछ भी जो बहुत अच्छा रहा हो, बहुत बुरा भी रहा हो, कुछ भी अंतिम रूप से आपकी बात, आपके अनुभव की। देखिए, अब पिछले 15 साल में अच्छे बुरे जो भी अनुभव हैं, उनके बेस पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि टीचर बनने के बाद एज ए स्टूडेंट जो मैं रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जैसा मेरी स्टूडेंट लाइफ रही है, उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन अलग थी। टीचर बनने के बाद जब अब एज ग्रुप हमारा बढ़ता जा रहा है, जी, लेकिन अभी भी हम जवान फील करते हैं जब हम बच्चों के बीच में चले बच्चों जाते के हैं। साथ तो रहते जब हैं, 12th क्लास या 11th क्लास के साथ जाते हैं तो उनकी जो एज की एनर्जी है वो हमें फील होती है। फील तो होती है, ऐसा नहीं है कि टीचर बन गए तो ये हमें बोझ लगता है, हम तो इन्जॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। हमारी सब्जेक्ट की और हमारी क्लास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम इन्जॉय करते हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी टीचर हैं, भले ही वो कैसे भी बने, चॉइस से बने, चाहे वो किसी प्रोसेस के थ्रू बने, लेकिन अब वो टीचर हैं तो उनको टीचर बनने का जो दायित्व मिला है उसको पूरा मन से करें, मन से जुड़े बच्चों के साथ। और आज के बच्चों को एक अच्छे टीचर की बहुत ज़रूरत है। तो एक अच्छा टीचर होगा तो बच्चा, कोई बच्चा, मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ब्राइट लर्नर, स्लो लर्नर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, सभी सब बच्चे अच्छे सेम होते हैं। अच्छे तो एक होते टीचर हैं। अगर मन से टीचिंग करने के लिए इन्वॉल्व करेगा अपने आप को, तो सभी बच्चे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे, ऐसा श्योर है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे। बिल्कुल, तो मैं तो चाहूँगा कि टीचर जो भी हैं वो अपने आप को एक खुद ही आइडियल बना लें कि मेरे को आइडियल टीचर बनना है। तो जब आप खुद को आइडियल टीचर मान लेंगे तो फिर आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल आएगी। नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अनुभव जान के बेहद अच्छा लगा। मैं मानती हूँ हमारे दर्शकगण भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे और अनुभव में लेंगे, अपने बच्चों के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। समय दिया। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।